एनसीईआरटी आपका कवर किया गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत छूट गया हो तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा इसको कवर करना चाहूँगा। अब जैसे इसमें शुरू से ही दिया हुआ है कि जिग्सा का खेल, जिग्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सीधे जिग्सा, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, कहेगा जिग्सा किस प्रकार का खेल, किस प्रकार खेला जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिल्लाकर इंदौर एमपी मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। अब ये कहाँ के रहने वाले थे ये पूछ सकता है, इंदौर की जगह के रहने वाले थे ये पूछ सकता है, यानी कि किस चीज़ पर ये चित्र बनाया करते थे इस तरह से पूछ सकता है। नाम इधर दे सकता है कि सूखे पत्तों पर जो चित्र बनाया करते थे वो उसका नाम क्या है। तो ये इस तरह से सारे तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिल्लाकर, ये तो हो गया। कह रहा कि कप्पा टैपिकोआ भोजन, यानी कि यह एक भोजन डिश का नाम है। हांगकांग सांप इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हांगकांग में जो है सांप से बना मतलब से मांस खाया जाता है। कश्मीर में ज़्यादातर मछलियाँ खाई जाती है। केरल में नारियल करी व टैपिकोआ, यहाँ पर जो कप्पा लिखा हुआ है टैपिकोआ भोजन, ये कहाँ पर फेमस है, केरल में। ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं एवं उनके शरीर को गर्म रखते हैं। अब कहेगा कि पक्षियों के पंख किस में उपयोगी होता है, इस तरह से क्वेश्चन 1 to 5 में एकदम इजी वे में क्वेश्चन रहता है। फिर कहता है ब्रेल लिपि, लुईस ब्रेल फ्रांस, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें पूछ सकता है कि ब्रेल लिपि जो होता है कितने बिंदुओं पर आधारित होता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि लुईस ब्रेल जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि के जो सूत्रधार है, जन्मदाता है, वो कौन है, लुईस ब्रेल। ये खुद मतलब से बचपन में किसी कारणवश उसको मतलब से आँख में नहीं दिखाई देने के कारण मतलब से ये इसका निर्माण कर पाए थे। परहैप्स देखते रहते तो हो सकता है कहीं कोई दूसरा करता या नहीं भी होता। नेक्स्ट कहता है घर, असम में जमीन से लगभग 10-12 फीट पर घर बनाया जाता है। मनाली में पत्थर या लकड़ी का घर बनाया जाता है। अब जिस जगह पर जिस चीज़ से रिलेटेड जो यहाँ पर दिया हुआ है उस चीज़ को हमेशा याद रखना है। राजस्थान मिट्टी के घर, मोटी दीवार, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। अब जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी मतलब से पड़ती है तो वहाँ पर मिट्टी का दीवार का घर बनाया जाता है ताकि वो ठंडा शीतलता प्रदान कर सके। छतें कटीली झाड़ियों से की बनी होती है, यानी कि ऊपर जो छत पर मतलब से वो छज्जा टाइप से दिया रहता है वो बहुत ही मोटा और कटीली झाड़ियों से बना हुआ रहता है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसमें पक्का करके टाका बनाते हैं, यानी कि आंगन में मतलब से गड्ढा बना करके उसमें टाका बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम एक लकड़ी का नाव होता है जिसमें चढ़ करके बच्चे स्कूल, यानी कि नदी नाला जो भी मतलब से रास्ते में पड़ जाता है तो उसको पार करके वो स्कूल जाते हैं। असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली। अब जैसे कि असम में बांस के पुल कह रहा है, बांस के पुल पर स्कूल जाया करते हैं मतलब बच्चे उस पर चढ़ करके, वहाँ पर चचरी टाइप का बनाया हुआ रहता है जिससे। लद्दाख में ट्रॉली होता है, जैसे कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना रहता है तो रास्ता तो वहाँ तुरंत बन नहीं सकता, इसलिए ट्रॉली का प्रयोग होता है। एक बॉक्स टाइप का रहता है जिसमें रस्सियाँ लगी हुई रहती है, यहाँ पर बैठ करके और उस पार जा सकता है, उसको ट्रॉली बोला जाता है।
राजस्थान में ऊंट पर सवारी किया जाता है। गुजरात में जुगारगारी, गुजरात में मतलब से जुगारगारी बोला जाता है, उस पर बैठ करके। और उत्तरांचल में पथरीली रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब जैसे देखिए ये जगह कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। अब ऐसे असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली, राजस्थान में ऊँट, गुजरात में जुगारगारी, उत्तरांचल में पथरीली रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब जैसे ये सब चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये जगह स्टेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करके पढ़ें। मैं इसका PDF भी डाल दूंगा। अब हर क्वेश्चन इस प्रकार मैं एक्सप्लेन करके वीडियो भी रख दूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद कहता है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर व बाल होने के कारण होते हैं। अब जैसे कि जानवर के शरीर पर जो बाल होता है वो ऐसा नहीं कि उसको मतलब से उस बाल के कारण होता है। जिस तरह का उसका बाल होता है, बाल का ही कलर अलग अलग तरह का होता है, इसी के कारण। ऐसा नहीं कि उस बाल को अगर हटा दिया तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा जिस तरह से वो मतलब से दिखता रहता है। ये याद रखेंगे। फिर जिन जानवरों को कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अब जैसे जिस जानवर का कान, एक ही बात, जो भी जितना भी जानवर को आप अभी तक देखे हो देखेंगे कि जैसे वह जानवर अगर उसका कान दिखाई दे रहा है, उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं। लेकिन जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होता, लेकिन वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। आपको ये 2-3 लाइन कर कितना बार ये क्वेश्चन आया है तो ये याद रखेंगे कि एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। एक दिन में 2 से 4 ही घंटा सोता है। कानों को हिलाकर अपनी हवा करके, यानी कि अपने मस्तिष्क को या अपने शरीर को ठंडा करने के लिए वह बराबर हिलाता रहता है, पंखे का काम करता है। तो झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब झुंड में केवल हथनियाँ मतलब से हाथी जो होता है वो अलग अलग रहता है, लेकिन हथनियाँ जो होती है या उसके बच्चे जो होते हैं कभी लगभग 15 साल तक तो वो उसके आसपास रहते हैं ताकि किसी प्रकार का संकट उस पर आए तो वो उसका सामना कर सके। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही दूसरे झुंड की, यानी कि पूरे झुंड की नेता होती है। यानी कि सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है उससे वही जो है पूरे झुंड की नेता होती है। यानी कि वो जहाँ पर जाना चाहे, जिस ओर जाने के लिए कहे, क्योंकि उसके पास सुर उठा करके पता करने के लिए उसके पास एक अनुभव होता है कि कहाँ खतरा है कहाँ नहीं खतरा है। इस तरह से वो, या किधर पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उसको पता हो जाता है। इसीलिए पूरे झुंड की जो नेता होती है वो बुजुर्ग हथनियाँ ही होती है। फिर झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे इस झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी कि हाथी जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, पुरुष हाथी जो होता है वो मात्र 15 साल तक, जब उसका बचपना होता है तब तक वो मतलब से रहता है। उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करता है। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। ये हमेशा याद रखना है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे, बराबर पूछा है ये क्वेश्चन को, 3 महीने के बच्चे, हाथी के बच्चे को मतलब इसका वजन कितना होता है तो 200 किलोग्राम होता है। राजस्थान में जोधपुर में बिश्नोई लोग पेड़ों एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। जैसे राजस्थान में पानी का बड़ा ही किल्लत रहता है, तो जहाँ पर दिक्कतें आती है इस तरह से, तो वहाँ के लोग उसको सेफ्टी देते हैं। अब जैसे सेफ्टी की बात है तो राजस्थान में जोधपुर में लोग मतलब से पेड़ों को बचाते हैं, इसीलिए उन लोगों को बिश्नोई बोला जाता है। बिश्नोई जानवर भी है, मतलब से वहाँ पर जगह का नाम है, गांव का नाम है।
अब इसमें ये जो दिख रहा ये मेरा कोचिंग का लोगो है, जो ये मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, JS स्क्वायर इंग्लिश 11-12 BA इंग्लिश ऑनर्स, उसके बाद पार्ट 1 to 3 एंड कॉम्पिटिटिव वालों को भी मैं पढ़ाता हूँ। B.Ed इसमें सारा कुछ ये सब ऐड है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, इस तरह से इस जानकारी है। नेक्स्ट कहता है कि खेजड़ी रेगिस्तान इलाके में पाए जाने वाले पेड़, रेगिस्तान में पाए जाने वाला पेड़ है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इस तरह से नीम के पेड़ में कीड़ा नहीं लगता, उसी तरह खेजड़ी के पेड़ में भी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की छाल में से दवा बनाई जाती है और पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। नीम के पेड़ से तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये खेजड़ी के पेड़ से इतनी बातें होती है कि ये सारा पॉइंट्स हमको याद रखना है, क्योंकि ये 4 पॉइंट दे देगा, कहेगा कि इनमें से ABCD कौन सा सही है, और जो इसमें से मैच नहीं करे तो समझ जाइए ये हमारा पॉइंट गलत है, बाकी सब सही है। तो ABC BC AC ऐसे करके आंसर दिया रहता है ऑप्शन। तो ऑप्शन को चुनने आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक जानकारी आपको एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो नहीं आप बना सकते, या बनाएंगे तो ऐसे गलती लग जाता है। पत्तियां जानवर खाते हैं, अनियन इसकी पत्तियां जो होती है, जैसे नीम की पत्तियां कड़वा होता तीता, तो नहीं खाता कोई। अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए या खून को फ्रेश करने के लिए हम वैसे खा लेते हैं दवा के रूप में, लेकिन बेसिकली कोई जानवर उसका पत्ता नहीं खाता। पत्तियां जानवर, इसका खेजड़ी का पेड़ का पत्ता जो है जानवर खाता है। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। अब जैसे समझिए, सीधे हमको क्वेश्चन पूछ देगा कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेहतर समय कौन सा होता है, तो याद रखना है हमको अक्टूबर के समय अंडे देते हैं, और इसीलिए उसी समय मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट कहता है लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अब जैसे मधुमक्खियों को लीची के फूल पर जो है ना, क्या बोलते हैं उसको मधु मिलता है वहाँ पर, इसीलिए वो उससे आकर्षित होता है, उससे एक अच्छा सा गंध आता रहता है, इसीलिए वो उससे अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फिर एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है 200 रुपया का आता है। ये 200 100 ये सब इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि ये सारा NCERT का कंटेंट्स है, और यही टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कह देगा कि मतलब से जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है वो डब्बा कितने रुपए का आता है, बस 100 200 300 400 500 ऐसे लिख देगा। अब आप ऑप्शन में पता लगा लीजिए। हमारे पास एग्जैक्ट जवाब है 200 रुपया। एक डिब्बे से 12 किलोग्राम शहद निकाला जाता है। अब ये भी लिख देगा कि एक डिब्बे से कितने ग्राम शहद निकाला जा सकता है, तो 12 13 14 15 ऐसे करके दे देगा। अब हम एग्जैक्ट लाइन से अगर नंबर दिया है तो उसको जब तक एग्जैक्ट नहीं जानते रहेंगे तब तक हमसे गलती होता रहेगा। और ये सोच करके मत पढ़िए कि चलो कोई नहीं, 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमारा बन ही रहा है तो 25 क्वेश्चन बनाने के या 30 क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, 30 क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से प्रैक्टिस अच्छा करके नहीं जाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है 2-4 नंबर और कम हो, तो वही 18 आपका 16 पे आ जाएगा। इसीलिए मेहनत इतना करके जाइए कि बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। कह रहा है इसमें रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। ये सब चींटियों का मतलब से चींटियों के बारे में दिया हुआ है, जो बेसिकली हम लोग जानते ही हैं। इसके बाद इसमें है केरल में भाषा मलयालम होती है, बोली जाती है। मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, और अमूमा अपनी माँ की माँ को यानी कि नानी को अमूमा कहा जाता है। ढोकला वहाँ का खाना है, कहाँ का, गुजरात का। ढोकला खाना गुजरात का है।
है कोंकणी, गोवा की भाषा है। कोंकणी में कोंकणी होना चाहिए, गोवा की भाषा है। मराठी भाषा का मराठी भाषा जो है महाराष्ट्र की भाषा है। कर्नाटक की कन्नड़ है। तो ये सब जिस राष्ट्र की मतलब जिस ये स्टेट की जो भाषा है वो आपको याद होनी चाहिए। फेरी केरल में प्रयोग होने वाली नाव है, यानी कि क्या बोला जाता है उसको, फेरी बोला जाता है। केरल में प्रयोग होने वाली नाव का नाम है फेरी। ये सब जो भी ऑप्शन सब दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। यानी कि ये समूह जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का है। अब जैसे कहीं कहीं लोग होते हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि एक गांव हमारे इंडिया में ऐसा है, कहाँ पर, परहैप्स नागालैंड में है, जो सबसे साफ सुथरा और सुंदर गांव है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ का एक आदमी पूरे गांव, यानी कि जो मुखिया है वो कहता है कि अगर पूरा गांव अगर साफ नहीं रहा तो जिसके दरवाजे के आसपास अगर गंदगी रहेगा उसको मुखिया से दंड मिलेगा, मतलब से इस तरह की है। तो लोग सुबह जैसे ही उठते हैं तो अपने अपने नज़दीक में साफ सुथरा करते, इसीलिए इंडिया का सबसे सुंदर गांव माना जाता है, और है भी, मैंने देखा है उसको। इस तरह से यहाँ पर कहता है कि कबड्डी को और किस किस नाम से जाना जाता है वो इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कबड्डी को चेडू गुडू या हुतुतु या हाडूडू या छू किट किट, ये सब मतलब से इसका नाम है। तो कहेगा कि कौन कौन सा नाम है कबड्डी को और किस किस नाम से जाना जाता है वो नाम बताइए। 4 ऑप्शन में दे देगा, कोई एक गलती कर देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा है जो कबड्डी का नाम नहीं है। 3 ऑप्शन रहेगा, एक नहीं रहेगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये इसलिए दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी के बाद क्योंकि हर बार एक नए क्वेश्चन आ ही जाना है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इम्पोर्टेंट है कितने कोले मतलब से उम्र से वह मतलब से वजन उठाती है। भाड़ा कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश। नाम क्या है वेट लिफ्टर का, कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद में कितना किलोमीटर मतलब किलोग्राम उठा लेती है, तो 130 किलो। उसके बाद उन्होंने भारत के बाहर, यानी कि भारत के बाहर उन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो 29। ये ऑप्शन सब ऐसा है जो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जो भी सीटेट वगैरह इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो सबसे बेहतर होने वाला है। ज्वाला, लीला, हीरा 3 बहनें हैं जो कबड्डी खेलती है, यानी कि कबड्डी खिलाड़ी है ये तीनों बहनें जो कबड्डी खेलती हैं। इस तरह से हम लोग मतलब से ये पंजाब की रहने वाली जो रेसलर है कुश्ती गीता फोगाट, उसके बारे में जैसे जानते हैं उसी तरह से ये भी 3 बहनें हैं जो ज्वाला, लीला, हीरा 3 बहनें हैं जो कबड्डी खेलती है। हमको इसके खेल के बारे में जानना है, लड़की है इसलिए इम्पोर्टेंस है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ किसको बोला जाता है, उत्तराखंड को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ फूल ही फूल मतलब से दिखाई देने लगता है एक समय में। केवल कुछ हफ्तों के लिए ही फूल खिलते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं और इतना संख्या में फूल खिलता है वहाँ पर कि उसे फूलों की घाटी बोला जाता है। अब जैसे आ गया इसमें देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं, दरभंगा में मैं पढ़ा रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग बिहार में मशहूर है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जो हम लोगों का ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर, आंगन में इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, यानी कि कोई पर्व त्योहार पर आंगन को नींव पोत करके वहाँ पर मतलब से चित्र बनाया जाता है।
या बहुत सारे दीवारें पर अब तो बहुत जगह मतलब से जैसे कि दरभंगा में चले जाइए, पटना में चले जाइए, उसके बाद में ये मधुबनी में चले जाए, हर जगह मतलब से रेलवे स्टेशन पर पूरा मधुबनी पेंटिंग को छा गया है पूरा। बहुत ही अच्छा दिखता रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता रहता है। तो आप भी उसको देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, यानी कि मधुबनी डिजाइन पिसे हुए चावल, यानी कि मधुबनी डिजाइन जो बनाया जाता है वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये बिल्कुल एक तरह से आयुर्वेदिक पेंटिंग कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इसके लिए इत्र के लिए मशहूर है। इत्र के लिए, इत्र का मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेंट जिसको बोलते हैं आप। उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जिला है जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी, केरल में केले की फूल की सब्जी, फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब जैसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंस नहीं कि इसके सब्जी बनता है कि क्या बनता है, ये इम्पोर्टेंस है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का फूल मिलता है, कचनार का फूल मिलता है, ये इम्पोर्टेंस है। केरल में किस तरह के फूल, तो केरल में केले के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, केले के फूल का मतलब समझेंगे कि केला जो सबसे लास्ट में जो पूंछ टाइप का छोड़ देता है उसको बोलते हैं केले का फूल। गुलदावरी, जीनिया, यहाँ पर कहता है गुलदावरी जीनिया के फूल से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये कॉमन सी बात सब है, इसको एक बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आई होप आप लोग अच्छा से इसको जान पाएंगे। कह रहा है इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इत्र फूलों का यानी कि इस फूल सब का जो है शुद्ध अर्क होता है। शुद्ध अर्क का मतलब पता नहीं यहाँ पर क्या छूट गया है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अब जैसे देखिए मिट्टी में गोबर मिलाकर के जो लिपा जाता है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा जो है नहीं लगता है, इसलिए देखा जाता है गांव भर में दीवारों को लिपा जाता है। सोहाना गांव हरियाणा में है। सोहाना एक गांव है, जो गांव कहाँ से बिलोंग करता है, हरियाणा से। नेक्स्ट है कि गीजू भाई बघेला गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। यानी कि गीजू भाई बघेला एक ऐसे व्यक्ति है जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करते थे, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। कलचीड़ी एक पक्षी होता है, इंडियन रोबिन भी उसका नाम इंडियन रोबिन बोला जाता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो होता है बहुत ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस कांटों के बीच में या मेहंदी के मेढ़ में वो अपना घोंसला बनाता है, इसीलिए कि कोई उसे तोड़ ना सके। कौवा के बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल जो होता है अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, वो क्या करता है कौवे के बच्चे को, अंडे को मतलब से धक्का मार करके हटा देता है और अपना अंडा जो है उसमें रख देता है, और कौवा उसके अंडे को अपना अंडा समझ करके उसको पोसता पालता है। अब इसमें कहा गया है नेक्स्ट, बसंत गौड़ी, ये एक पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। यानी कि बसंत गौड़ी एक पक्षी है जो गर्मी में मतलब से टुक टुक करके देखिएगा पेड़ में चोंच से एक गड्ढा टाइप से खोद देता है और उसमें रहता है और अंडे देता है। शकरखोड़ा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शकरखोड़ा जो होता है वह किसी मतलब से झाड़ी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है।
कि नर वीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर यानी कि वीवर एक पक्षी होता है जो मतलब से इसमें जाकर वीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखते हैं और जो उनमें अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। यानी कि जो भी नर वीवर होता है वो सब मतलब से मिलकर के अपना अपना घोंसला बनाता है, उसमें जाकर के मादा वीवर जो देखती है कि कौन सा घोंसला सबसे बेहतर है, उसमें जाकर के वो अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये सब कॉमन बातें हैं जो गांव से बिलोंग करते होंगे या जानवर को देखे होंगे तो बिल्कुल वो सब बातें जानते होंगे। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के दांत जो होते हैं वह नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने का कुतरने के कारण इसके दांत हमेशा खिंचते रहते हैं और इसका दांत है जो हमेशा बढ़ता भी रहता है। ये बात सब आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ जाना है। कह रहा है भीमाशंकर कर्नाटक होलगुंडी गांव, यानी कि भीमाशंकर जो है भीमाशंकर बिलोंग करते हैं कहाँ, कर्नाटक का होलगुंडी गांव है वहाँ से। घास की जड़ें बेहद मजबूत होती है। ये सब कॉमन सब चीज़ है, घास की जड़ें बेहद मजबूत होती है। कह रहा बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती है, उनको सहारा देती है। टहनियाँ बरगद के पेड़ देखे होंगे कि डाली में से मतलब से जड़ निकल जाता है और नीचे आकर के फिर से वो एक दीवार जैसे मतलब से खड़ा हो जाता है और उस डाली को सहारा देती है। टहनियों से इसकी जड़ें निकलती है। रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है। अब जैसे कहते हैं रेगिस्तानी ओक, अब सीधे पूछ देगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सब तो कॉमन बात है कि इसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होती है। अब क्यों इम्पोर्टेंस है, इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसमें इसके तने में पानी जमा होता है। कह रहा है जिसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग पतला पाइप डालकर तने से पानी निकाल लेते हैं। आप सोचिए, मतलब जहाँ पर नेचर ऐसा है कि जहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ ज़रूर बनाया है जो आदमी को हेल्प करे। अब सोच लीजिए रेगिस्तानी भागों में अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का वहाँ ये प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो वहाँ के लिए ये जो है रेगिस्तानी भाग जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर जो बहुत ही गर्म वाला इलाका माना जाता है, तो वहाँ के लिए सोचिए ये पेड़ एक तरह से बहुत ही यूज़फुल है। फिर कहता है कि माघ बिहू 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि बिहू जो पर्व है वह 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला दिन उरुका कहलाता है। पहला दिन जो होता है जैसे उरुका कहलाता है। इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं। अस्थाई शेड का मतलब होता है एक मतलब से बनावटी छज्जा टाइप का, जिसमें लोग बैठ करके जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। जिस तरह से हम लोग नया साल में कहीं दूसरे जगह जा करके बैठ करके ज़मीन पर और वहाँ पर जो नया साल मनाते हैं, उसी तरह से वहाँ पर शेड बना करके छज्जेदार मतलब से घर टाइप का बना करके थोड़ा देर के लिए मनाया जाता है। फिर कहता है बोड़ा असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है बोड़ा, याद रखें, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी। भात सुक्तो या रस मतलब से भात सुक्तो का मतलब होता है चावल और रसे वाली सब्जी, ये भात बोला जाता है, गाँव की भाषा है। सुक्तो मतलब होता है कि रसे वाली सब्जी, ये दोनों को बोला क्या जाता है वो ये दिया होगा। आंध्र प्रदेश में के
पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है, मुक्तापुर गांव। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम दिया गया है। अब कहेगा कि पोचमपल्ली कहाँ की मतलब से है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखना। नेक्स्ट कहता है करे चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर है जो कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। ये चीज़ सब हमेशा याद रखना है कि चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम, यानी कि जहाँ पर वो चीज़ होती है उसका मशहूर। अब जैसे कुल्लू की शॉल मधुबनी पेंटिंग असम की। अब जैसे कुल्लू की शॉल, कुल्लू जगह है उसका मतलब से ये शॉल फेमस है, मधुबनी में पेंटिंग फेमस है, असम में सिल्क फेमस है, कश्मीरी में कढ़ाई फेमस है। तो जिस जगह पर जो चीज़ फेमस है उसको याद रखेंगे। मलयालम में चिटप्पन, पिता का छोटा भाई जिसको चाचा बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, मलयालम भाषा में चिटप्पन बोला जाता है। कुजम्मा, पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी कि चाची को क्या बोला जाता है, कुजम्मा। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। यानी कि अबू धाबी एक ऐसा जगह है जहाँ पर मतलब से इस तरह के पेड़ ही उग सकते हैं। अबू धाबी की भाषा अरबी, करेंसी दिरहम है। अबू धाबी ये उसकी भाषा और उसकी करेंसी को याद रखेंगे। केरल में मसाले उगाए जाते हैं। केरल के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए कि केरल में किस चीज़ का, तो केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। अब देखिए ये इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये महिला है और वो भी पहली। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। फिर कहता है पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। अब कोई पूछ देगा उसमें क्वेश्चन में कि कितने मतलब से कोई परेड में, पूरे परेड में कितने मतलब से निर्देश देने होते हैं, 35, 36, 37, 38 इस तरह से लिख देगा। हमको एग्जैक्ट अगर नहीं जानकारी होगा तो हम गलती ही मारेंगे। क्यों, 3 गलती है हमारे पास, 1 सही है, तो एग्जैक्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रिज्म एक कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में मैट्रिक में जरूर पढ़े होंगे। प्रिज्म 7 रंगों का होता है। लद्दाख, माँ को आमाले बोला जाता है। लद्दाख में माँ को आमाले बोला जाता है, पापा को आवाले बोला जाता है और दादा को मेमेले बोला जाता है। दादी को मिमीले बोला जाता है, यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में स्किटपो पूल। स्किटपो पूल कहाँ पर मतलब से फेमस है, लद्दाख का गांव में, लद्दाख के गांव में स्किटपो पूल। वैज्ञानिक प्रयोग, चलते समय चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती है जिसे सुनकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अब जैसे देखिए कभी हम देखे होंगे कि दीवार पर चींटियां चलती रहती है, एक लाइन से वो चलती रहती है। इसका क्या मतलब कि कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। कैसे मतलब से वो सीधे सीधे हमेशा चलती रहती है, तो ये के चलने के बाद वो कुछ ऐसा छोड़ता रहता है जिसके कारण पीछे वाले जितना रहता है उसको पता चल जाता है। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कीड़ा मकोड़ा में जो उसके गंध से ही उसको पहचान लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर के गर्मी से हमें मतलब ढूंढ लेता है। यानी कि हम कितना भी छुप करके रहे लेकिन मच्छर जो है हमारे पैरों की गंध से ही हमें पहचान लेता है कि यहाँ पर व्यक्ति है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम के कीड़ा का ये गुण है। कुत्ता अपने मलमूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचानता है। अब जैसे हम देखते हैं कि कुत्ता का अपना एक इलाका होता है कि वो उस इलाके में कोई नया अगर कुत्ता प्रवेश करे तो उसको प्रवेश नहीं करने देगा, काट करके उसको भगा देता है। तो इस तरह से पहचानता उसको कैसे है, तो उसके मलमूत्र से ही उसको सूंघ करके पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के
दोनों तरफ होती है। ज़्यादातर वह एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकता है, यानी कि दोनों आँख से दोनों ओर देख सकता है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, जैसे मैना। बहुत बार क्वेश्चन आया मैना, याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। हमारा जो ये पुतली होता है वो घूमता रहता है जिस तरह से, उसका पुतली जो है घूमता नहीं। वे अपनी गर्दन घुमा कर के ही आसपास की देख पाते हैं, यानी कि आसपास की वस्तुएं अगर देखना होगा उसे तो गर्दन जब तक घुमाएगा नहीं तब तक देख नहीं पाएगा। फिर यहाँ पर है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, यानी कि उसके दूरी का एहसास कब होता है उसे, जब वो दोनों आँखों को हिला करके वो क्या करता है, गर्दन को हिला करके एक चीज़ पर केंद्रित करता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उनको देखने के दायरा बढ़ जाता है, तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, यानी कि एक ही आँख से अगर आप देखेंगे तो दूरी दिखाई देती है। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 8 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। अब जैसे याद रखना है इसमें, चीलबाज कितना, चीलबाज गिद्ध, ये ऐसे पक्षी हैं जिसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमेशा आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। तो ये चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दिखाई देता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हमें 2 किलोमीटर दिखाई देता है वो उसे 8 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे सकता है। पर दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं, यानी कि दिन में जो जागने वाला जानवर होता है वो कुछ ही रंग देख पाता है। रात में जागने वाले हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। अब जैसे देखिए, रात में जो जानवर मतलब से जागते हैं यानी कि देख सकता है, वो सभी चीज़ों को केवल सफ़ेद देख सकता है और काला देख सकता है। अब नेक्स्ट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप का जो कान होता है वो बाहर से नहीं होता, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर सकते हैं, यानी कि जमीन पर कंपन को देख करके वह उसको महसूस करके उसको के कुंडों और सरियों में जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। साझे का मतलब